चलिए जरा उन शक्तियों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम हर दिन महसूस करते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक। ये कहानी उस शानदार वैज्ञानिक सफर की है जिसमें इंसानों ने पहली बार इन अदृश्य गतियों को नंबरों में बांधने की कोशिश की। अरे ये तो हम सब जानते हैं, है ना। तूफानी रातों में हमने इसका जवाब अपनी आंखों से देखा है। बिजली की चमक तो पलक झपकते ही दिख जाती है, पर उसकी गड़गड़ाहट की आवाज हम तक कुछ देर बाद पहुंचती है। बस यही छोटा सा अनुभव एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्य का पहला सुराग था। असली चुनौती तो इन दोनों के रफ्तार के बीच का जमीन आसमान का फर्क है। ध्वनि हवा में लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, लेकिन प्रकाश वो तो लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से दौड़ता है। ये फासला इतना ज्यादा था कि इसे मापना लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने इन अदृश्य ताकतों को नापने की पहली कोशिश आखिर की कैसे? शुरुआती तरीके बहुत ही सीधे साधे थे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से ही निकले थे। ध्वनि की गति मापने के तरीके थे तो बड़े सरल, पर उनमें चालाकी भी कमाल की थी। सोचिए, 1660 के दशक में वैज्ञानिकों ने बस 1 मील दूर बंदूक चलाई और उसकी चमक और आवाज के बीच का वक्त नाप लिया। और महान आइजैक न्यूटन का तरीका तो और भी दिलचस्प था। उन्होंने एक लंबे से गलियारे में इस तरह ताली बजाई कि हर नई ताली पिछली ताली की गूंज से टकराए। बस इसी तालमेल से उन्होंने ध्वनि की रफ्तार का हिसाब लगा लिया था। पर प्रकाश तो एक बिल्कुल अलग ही पहेली थी। वो इतना तेज था कि लगता था जैसे वो तुरंत पहुंच जाता है, कोई समय ही नहीं लेता। गैलीलियो ने 2 पहाड़ियों के बीच लालटेन जलाकर इसे मापने की कोशिश तो की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रकाश का सफर इतने कम वक्त में पूरा हो जाता था कि उसे इंसानी हाथों से मापना नामुमकिन था। तो जाहिर है, इतनी तेज चीज को मापने के लिए वैज्ञानिकों को धरती से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ देखना पड़ा। उन्हें एक ऐसी घड़ी चाहिए थी जो बहुत बहुत दूर हो और जिसका समय एकदम पक्का हो। और इस पहेली का हल आखिरकार 1676 में मिला। डेनमार्क के एक खगोलशास्त्री थे ओले रोमर, जिन्होंने अपनी दूरबीन सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर घुमाई। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास बदलने जा रहे हैं। तो रोमर ने क्या किया? उन्होंने बृहस्पति के एक चांद आयो को अपनी घड़ी बना लिया। आयो एक बिल्कुल तय समय पर बृहस्पति के पीछे छिपता और फिर बाहर आता था, एकदम एक परफेक्ट घड़ी की तरह। लेकिन रोमर ने एक बड़ी अजीब बात नोट की। जब वो पृथ्वी से देखते तो ये घड़ी कभी तेज चलती और कभी धीमी। रोमर ने दिमाग लगाया और एक शानदार नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने समझा कि जब हमारी धरती अपनी कक्षा में घूमते हुए बृहस्पति से दूर जा रही होती है तो ग्रहण हमें देर से दिखते हैं, और जब हम करीब आते हैं तो ग्रहण जल्दी दिखते हैं। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था, आयो से आने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है, और ये वक्त दूरी के हिसाब से बदलता है। रोमर ने हिसाब लगाया कि प्रकाश को पृथ्वी की कक्षा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 22 मिनट लगते हैं। और बस यही वो पल था। पहली बार किसी ने ये साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति अनंत नहीं है, बल्कि इसे मापा जा सकता है। अब जब ये साबित हो गया कि प्रकाश की एक तय रफ्तार है, तो अगली चुनौती थी इसे धरती पर एक लैब के अंदर मापने की। इसके लिए वैज्ञानिकों को सितारों से नजर हटाकर मैकेनिकल चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ा। और इस चुनौती का जवाब लेकर आए 1862 में लियोन फुकॉल्ट। उन्होंने एक बड़ा ही जटिल लेकिन शानदार उपकरण बनाया, जिसके केंद्र में था एक बहुत तेजी से घूमने वाला आईना। अब जरा समझिए, फुकॉल्ट का तरीका कितना शानदार था। सोचिए, प्रकाश की एक किरण पहले उस तेजी से घूमते आईने से टकराती है, फिर वो एक दूर रखे हुए आईने तक जाती है और वापस लौटती है। लेकिन इस आने जाने में जो जरा सा वक्त लगता है ना, बस उतनी ही देर में पहला आईना थोड़ा सा घूम जाता है। यही असली जादू था। इसकी वजह से लौटने वाली किरण ठीक उसी रास्ते पर वापस नहीं आती, बल्कि थोड़ा सा हटकर दिखती है। फुकॉल्ट ने बस इसी छोटे से कोण के फर्क को मापकर प्रकाश की गति का एकदम सटीक हिसाब लगा लिया। और नतीजे सच कहूं तो हैरान कर देने वाले थे। फुकॉल्ट का जो मान निकला वो आज के स्वीकृत मान के बहुत ही करीब था। सिर्फ 3% से भी कम का फर्क।
सोचिए जरा, उस जमाने में सिर्फ एक घूमने वाले आईने और कुछ पुर्जों से इतनी कमाल की सटीकता हासिल करना कितना बड़ा अचीवमेंट था। तो ये तो थी मैकेनिकल युग की बात। फुकॉल्ट के बाद से हम बहुत आगे आ चुके हैं और आज हमारे पास प्रकाश की गति को मापने के लिए कहीं ज्यादा तेज और सटीक इलेक्ट्रॉनिक तरीके मौजूद हैं। यहाँ एक सदी से भी ज्यादा की तरक्की का नतीजा साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है फुकॉल्ट का मैकेनिकल सेटअप और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग। पीढ़ियों का ये अंतर टेक्नोलॉजी की कहानी खुद बयां करता है। आज जो सबसे सटीक तरीका है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। एक डिवाइस प्रकाश की एक बहुत छोटी सी पल्स यानी एक स्पंदन भेजता है। ये पल्स एक तय दूरी से गुजरती है, जैसे कि एक ऑप्टिकल फाइबर केबल से, और दूसरी तरफ एक डिटेक्टर उसे पकड़ लेता है। और एक ऑसिलोस्कोप इस पूरी दौड़ को हमारी आंखों के सामने ले आता है। स्क्रीन पे देखिए, ऊपर वाली तरंग वो पल्स है जो भेजी गई थी और नीचे वाली तरंग वो है जो अपना सफर पूरा करने के बाद मिली। इन दोनों के बीच ये जो जरा सा फासला है ना, सिर्फ 110 नैनोसेकंड का, बस इसी से प्रकाश की गति की गणना होती है। तो मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है, पर सैकड़ों साल की इस मेहनत का आखिर मतलब क्या है? प्रकाश और ध्वनि की गति को इतनी सटीकता से जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सफर वाकई में सदियों लंबा रहा है। 17वीं सदी की बंदूकों और लालटेनों से शुरू होकर रोमर की ब्रह्मांडीय घड़ी, फिर फुकॉल्ट के घूमते आईने से गुजरते हुए हम आज की नैनोसेकंड वाली सटीकता तक पहुंचे हैं। ये इंसानी जिज्ञासा और उसकी तरक्की की कहानी है। देखिए, प्रकाश की गति, जिसे हम सी कहते हैं, वो सिर्फ एक किताबी नंबर नहीं है। यह हमारी आधुनिक जिंदगी की बुनियाद है। हमारे फोन का जीपीएस हो या फिर पूरी दुनिया को जोड़ने वाला इंटरनेट का फाइबर ऑप्टिक केबल, हर चीज इसी एक नंबर की सटीक जानकारी पर टिकी हुई है। रोमर की खोज का असर इतना गहरा था कि उनके जमाने के एक और महान वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस भी अपनी खुशी नहीं छिपा पाए। उन्होंने 1677 में लिखा था कि मैंने हाल ही में श्री रोमर की सुंदर खोज को बहुत खुशी के साथ देखा है, जो ये साबित करती है कि प्रकाश को फैलने में समय लगता है। तो आखिर में सी को मापने की ये कहानी सिर्फ एक नंबर को खोजने के बारे में नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे इंसानी दिमाग और लगन एक ब्रह्मांडीय रहस्य को एक ऐसे टूल में बदल सकती है जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया टिकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सदियों की मेहनत के बाद जब हमने प्रकाश की गति को समझ लिया है, तो हमारे ब्रह्मांड का वो अगला कौन सा अदृश्य नियम या स्थिरांक है जिसे खोजने की दौड़ अब विज्ञान में शुरू होगी?